हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अभी तक में हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। इसके बाद हम लोग पिछली क्लास में pH मान के बारे में पढ़े थे। हम लोग समझे थे कि pH एक ऐसा मापदंड होता है जिसके द्वारा किसी घोल की प्रकृति के बारे में समझा जाता है कि वह घोल अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगाने के लिए एक मापदंड का यूज किया जाता है जिसको कहते हैं pH। pH मान किस तरह से निकाला जाता है ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि लवण के घोल का pH मान क्या हो सकता है। फिर हम लोग जानेंगे कि अम्लराज या एक्वारिजिया क्या होता है और क्रिस्टलन जल या क्रिस्टल जल क्या होता है। तो कुछ छोटा सा टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है जिसको आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है। हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व, मतलब हमारे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व होता है। ठीक है, डेली लाइफ में pH का क्या महत्व होता है, यह हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे मानव और जंतु जगत में मानव और जंतु जगत में pH का क्या महत्व है। मानव और जंतु जगत में pH का क्या महत्व है। मनुष्य का शरीर pH मान 7 से 7.8 के बीच ठीक तरह से काम करता है। मतलब हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का भी pH मान होता है। अब हमारे शरीर का pH मान कैसे निकल सकता है, तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड है ना, उस ब्लड का pH मान होता है। तो ब्लड का pH मान ही हमारे शरीर का pH मान कहलाता है। जब मानव शरीर का pH मान 7 से 7.8 के बीच रहता है तो मनुष्य का शरीर अच्छे से काम करता है। अब इस मान में कमी हो जाए या इस मान में वृद्धि हो जाए तो मनुष्य का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, फीवर आ जाता है, बुखार लग जाती है। ठीक है ना, मतलब हमारा शरीर 7 से 7.8 pH मान के बीच अच्छे से काम करता है। इस मान में यदि कमी हो गई या वृद्धि हो गई तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ठीक, इसके बाद जंतु जगत में pH का क्या महत्व है, इसके लिए समझते हैं पहले कि अम्लीय वर्षा क्या होती है। जब वर्षा होती है तो जब वर्षा का पानी आसमान से पृथ्वी पर गिरता है तो ये पानी यानी कि H2O गिरने के दौरान ही वायुमंडल के कई गैसों के साथ कर लेता है अभिक्रिया। जैसे वायुमंडल का पानी जो है, वर्षा का पानी वायुमंडल से गिरने के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेगा और बना लिया H2CO3, कार्बोनिक अम्ल बन गया। ये पानी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया कर लिया और बना लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया। ये जल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लिया और बना लिया H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल बना लिया। तो इस तरह से वर्षा का पानी आसमान से पृथ्वी पर गिरने के दौरान ही वायुमंडल के कई गैसों के साथ अभिक्रिया करके तरह तरह के अम्ल का निर्माण कर लेता है और ये अम्ल वर्षा के पानी के साथ, वर्षा के पानी में घुल करके ये अम्ल पृथ्वी पर गिरता है। तो इस कारण से वर्षा के जल का pH मान 7 से कम हो जाता है। मतलब वो जो वर्षा का पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। जब एक वैल्यू याद कर लेना है अम्लीय वर्षा कहलाने के लिए वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए 5.6 से कम। अगर अम्ल की उपस्थिति के कारण वर्षा के जल का pH मान
5.6 से कम हो जाता है, वर्षा जल 5.6 से कम पीएच, ठीक है ना। वर्षा के पानी का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो हम उस वर्षा को कहने लगते हैं अम्लीय वर्षा। ये पॉइंट याद कर लेना है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो हम उस वर्षा को कहते हैं अम्लीय वर्षा। आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है तो वायुमंडल में हानिकारक गैस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वर्षा होती है, वर्षा का पानी इन गैसों के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल बनाता है और वर्षा पानी के साथ साथ अम्ल भी बरसता है, यानी कि अम्लीय वर्षा होती है। इस अम्लीय वर्षा का पानी जब किसी नदी में जाकर के, किसी पोखर में, नदी में जाकर के मिलता है तो नदी का भी जल अम्लीय हो जाता है और नदी में रहने वाला जो भी जलीय जंतु है, खास करके मछली सब, उस अम्ल के प्रभाव को सहन नहीं कर सकती है और वो धीरे धीरे मरने लगती है। तो अम्लीय वर्षा के कारण नदी का जल भी अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवों का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। जलीय जीवों का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये था पहला पॉइंट, मानव और जंतु जगत में। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। हमारे आमाशय में, ये जो हमारा आमाशय होता है ना, जो हमारा मेन पेट होता है, जो हमारा आमाशय होता है, ये क्या है, तो ये है हमारा आमाशय, ठीक है ना। ये हमारा आमाशय, स्टमक, ये हमारा मेन पेट है। आमाशय की दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl। आमाशय की दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के अंदर मौजूद जो भी भोजन रहता है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, एक अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है, जिसके कारण दो एंजाइम रेनिन और पेप्सिन, ये रेनिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, वो एंजाइम भी आमाशय की दीवार से ही निकलेगा। वो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन बढ़िया से करता है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं रहेगा तो रेनिन और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर नहीं सकेगा। यानी कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे लिए लाभदायक है, ये शरीर को बिना क्षति पहुंचाए भोजन के पाचन में मदद करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओपच की स्थिति में कभी गलत प्रकार का भोजन खा लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में भोजन खा लेते हैं, तो हमारे आमाशय में भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं हो सकता है, ओपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ओपच वाले कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है। अच्छा, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान रहता है ना, ये जो HCl है, इसका पीएच मान 2 के आसपास पीएच रहता है, 2 के आसपास पीएच रहेगा। पीएच मान 2 के आसपास, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो 2 पीएच मान रहता है ना, तो ये हमारे शरीर को बिना क्षति पहुंचाए बस भोजन के पाचन में मदद करेगा। लेकिन कभी अगर इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाए, HCl की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो पेट में दर्द और जलन होने लगता है। कभी कभी ओपच की स्थिति में पेट में दर्द और जलन होता है। इसका मतलब है कि जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी मात्रा अधिक हो गई है, यानी कि पेट में अम्लीयता आ गया। पेट में क्या आ गया? पेट में अम्लीयता आ गया। अब पेट की इस अम्लीयता को समाप्त करना है। पेट की इस अम्लीयता मतलब एसिडिटी, अम्लीयता यानी कि एसिडिटी को ख़त्म करना है। पेट की अम्लीयता को ख़त्म करना है। कैसे करेंगे? अम्ल को ख़त्म करने के लिए हम क्षार का यूज करते हैं। तो हल्का क्षार को पानी में घोल करके पी लेना है।
तो जो अम्ल को काटने का काम करे, जो अम्ल को ख़त्म करने का काम करे, जो अधिक मात्रा में अम्ल है उसको जो नष्ट करने का काम करे, उसको हम कहते हैं प्रति अम्ल। इस अम्लीयता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रति अम्ल का यूज करते हैं। लिखते हैं अम्लीयता को दूर करने के लिए, अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एंटासिड। एंटासिड प्रति अम्ल का मतलब होता है, एंटासिड का मतलब है जो अम्ल को नष्ट करे, अम्ल एक्सेस अम्ल को ख़त्म करे। तो अधिक मात्रा में जो अम्ल है उसको कौन ख़त्म करेगा, क्षार ही करेगा ना। तो एक क्षार है जिसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल का एक एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हल्का क्षार है ये, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्षार नहीं होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाउडर के समान होता है। आधा ग्लास पानी में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर मिला देंगे और घोल करके उस पानी को अगर पी जाएंगे तो ये क्षार, यही प्रति अम्ल कहलाया। ये हमारे पेट में आएगा और पेट में जो अधिक मात्रा में अम्ल होगा उसके साथ रिएक्शन करके लवण जल बना लेगा और अधिक मात्रा में जो अम्ल रहता है उसको ख़त्म कर देगा। पेट में जो दर्द हो रहा था, जलन हो रहा था अम्ल की वजह से, वो सब परेशानी खत्म हो जाएगा। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल एंटासिड का यूज करते हैं और एक अच्छा प्रति अम्ल का जो एग्जाम्पल है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है दंत क्षय में। तीसरा पॉइंट है दंत क्षय में। तीसरा पॉइंट है दंत क्षय में, मतलब दांत को खराब होने में। दंत क्षय में का मतलब क्या, दांत को खराब करने में पीएच का क्या महत्व है। जब हम कुछ भी भोजन खाते हैं, भोजन खा लिए, पानी पी लिए, हमको लगता है कि हमारा मुंह तो पूरा साफ हो गया, लेकिन भोजन का कुछ ना कुछ अंश हमारे मुंह में रह जाता है। भोजन का कुछ ना कुछ अंश, हल्का फुल्का, थोड़ा सा ही सही, लेकिन भोजन का कुछ ना कुछ अंश हमारे मुंह में रह जाता है। और हमारे मुंह में बहुत सारा बैक्टीरिया है, हमारे मुंह में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया होता है। वह बैक्टीरिया क्या करेगा, हमारे मुंह में जो भोजन का अंश रह गया उस भोजन के अंश को तोड़ तोड़ करके अम्ल का निर्माण करता है। हमारे मुंह में पाया जाता है बैक्टीरिया। थोड़े थोड़े लिखते हैं, हमारे मुंह में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे मुंह में मौजूद भोजन के अंश को तोड़कर क्या बनाता है, अम्ल का निर्माण करता है। भोजन के अंश को तोड़ करके अम्ल का निर्माण करता है। तो हमारे मुंह में अम्ल बनते रहता है हमारे मुंह में अम्ल का निर्माण होते रहता है और अम्ल के बनने के कारण हमारे मुंह का पीएच मान 7 से घटते चला जाएगा। और इस अम्ल के निर्माण के कारण जब हमारे मुंह का पीएच हो जाता है 5.5 से कम, जब हमारे मुंह का पीएच मान हो जाता है 5.5 से कम, तो हमारे दांत का इनामेल होने लगता है खराब। दांत का इनामेल हो जाता है खराब। दांत का इनामेल क्या होगा, खराब होगा। हमारे दांत के ऊपर जैसे ये हमारा दांत है ना, तो दांत के ऊपर एक उजला चमकदार परत रहता है। दांत के ऊपर एक उजला चमकदार परत होता है जिसको कहते हैं इनामेल। दांत के ऊपर एक उजला चमकदार परत होता है जिसको क्या बोलते हैं, इनामेल। हमको इनामेल ही दिखता है, जैसे दांत का जो पार्ट हम देख पाते हैं ना, वो रियल में इनामेल ही होता है, एक उजला चमकदार परत।
अम्ल की अधिकता के कारण दांत का इनामेल खराब होने लगता है, और जब दांत का इनामेल खराब होने लगेगा तो दांत काला पड़ने लगेगा, पीला हो जाएगा, काला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, खियाने लगेगा, कमज़ोर हो जाएगा, और फिर खाना खाने में फिर परेशानी होने लगेगी। तो दांत के इनामेल को सुरक्षित अगर रखना है तो मुंह के अम्ल को ख़त्म करना पड़ेगा। अब मुंह के अम्ल को ख़त्म कैसे करेंगे? हमेशा अम्ल को ख़त्म करने के लिए क्षार का यूज़ करते हैं, तो किसी क्षार से मुंह को धो लेंगे, तो टूथपेस्ट से मुंह धोते हैं। अब मुंह की इस अम्लीयता को, दांत की इस अम्लीयता को समाप्त करना है, ठीक है ना, इस अम्लीयता को अगर ख़त्म करना है तो मुंह की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए, मुंह की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं? एक तरीका है टूथपेस्ट से मुंह धोते हैं, टूथपेस्ट से मुंह को क्या करते हैं? धोते हैं। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट क्षारीय होता है। ये जो टूथपेस्ट है ना, ये टूथपेस्ट होता है, ये टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो जब हम टूथपेस्ट और ब्रश से मुंह धोते हैं तो टूथपेस्ट में क्षार है, वो क्षार हमारे मुंह के अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण जल बना लेगा, और फिर पानी से मुंह धो लेंगे, जो भी अम्ल था मुंह का वो सारा खत्म हो जाएगा और हमारा दांत सुरक्षित रहेगा। नीम के दतमन में काफ़ी ज़्यादा क्षार होता है, इसलिए नीम के दतमन से मुंह धोने से दांत की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चौथा पॉइंट, और इस क्वेश्चन का ये लास्ट पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधा के लिए पीएच का क्या महत्व है? ठीक है, मिट्टी का पीएच मान अगर 7 के आसपास रहता है तो पौधे की वृद्धि विकास ठीक तरह से होती है। अब क्या मिट्टी का भी पीएच मान निकलता है? बिल्कुल निकलता है। कैसे निकालेंगे? एक खेत है, खेत के कई जगहों से एक एक मुट्ठी हम मिट्टी ले लेंगे। जैसे यहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी निकाले, एक बर्तन में ले लिए, फिर कहीं और से लिए, कहीं और से लिए, तो एक बड़ा सा खेत है, 10-20 जगह से हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह से एक एक मुट्ठी मिट्टी हम एक बर्तन में ले लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, घोल देते हैं। तो अब मिट्टी में चाहे अम्ल हो या क्षार हो, वो सब कहाँ घुल गया? पानी में। उसी पानी के पीएच मान का पता कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो मिट्टी अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो जब मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहता है तो फसल की वृद्धि विकास, पौधे की वृद्धि विकास बढ़िया से होती है। लेकिन अगर मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाए या अधिक क्षारीय हो जाए तो पौधे की वृद्धि विकास बाधित होने लगती है, पौधे की वृद्धि विकास रुकने लगती है, फसल का उत्पादन ठीक से नहीं होता है। तो अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं यहाँ, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच अगर 7 के आसपास रहता है तो पौधे की वृद्धि विकास ठीक से होती है, पौधे की वृद्धि ठीक से होती है, ठीक है, बढ़िया से होती है। लेकिन इस मान में मिट्टी अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो, मिट्टी अगर अधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाए तो क्या होगा? पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है, पौधे की वृद्धि विकास रुकने लगती है। अगर मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, अगर मिट्टी अम्लीय हो गई है, अगर मिट्टी कैसी हो गई है? अम्लीय हो गई है, तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? मिट्टी में हल्का क्षार को यूज करेंगे, मिट्टी में हल्का क्षार डालेंगे। अब कौन सा क्षार डाल सकते हैं? तो एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, सूखा चूना होता है ना, चूना, सूखा चूना, वही कहलाता है बिना बुझा हुआ चूना। उसमें पानी दे देंगे तो हो जाएगा गीला चूना, वो हो गया बुझा हुआ चूना, हो गया बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
बुझा हुआ चूना का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर चौक CaCO3 जिसको खल्ली हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग चौक से ही पढ़ाते थे, अभी तो फिर मार्कर बोर्ड आ गया, अभी ऑनलाइन क्लास में डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब होता है स्वभाव से क्षारीय। ये सब स्वभाव से कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये सभी स्वभाव से हल्का क्षारीय होता है। तो इनमें से हम किसी एक को भी खेत में छिड़क देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का चूर्ण बना करके पाउडर के रूप में खेत में छिड़क देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घोल बना करके घोल ही छिड़क देना है, या चौक का चूर्ण बना करके खेत में छिड़क देंगे। तो चूंकि ये सब क्षारीय होता है, इसलिए खेत में जब इसका हम यूज करते हैं तो ये क्षार खेत के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसको ख़त्म कर देगा, लवण जल बना लेगा, और खेत की जो मिट्टी है वो उदासीन हो जाएगा, पीएच मान फिर से 7 के आसपास पहुंच जाएगा, और फसल पौधे की वृद्धि विकास ठीक से होने लगेगी। तो पेड़ पौधा के लिए भी पीएच का महत्व है, दंत क्षय में भी पीएच का महत्व है, हमारे आमाशय में भी यानी भोजन के पाचन में भी हमारे पीएच का महत्व है, और मानव और जंतु जगत में भी पीएच का महत्व है। तो पीएच काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि लवण के जलीय विलयन का पीएच मान क्या हो सकता है। लवण के जलीय विलयन का पीएच मान, ध्यान में रखना है कि लवण बनता है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के बाद। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो बनता है लवण और जल, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ अभिक्रिया कराएंगे। जैसे अगर हम प्रबल अम्ल लेते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया कराते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया कराते हैं, तो जो लवण बनेगा ना वो उदासीन लवण हो जाएगा, वो हो जाएगा उदासीन लवण, और क्या बनेगा? जल बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब अभिक्रिया होगी तो सोडियम और क्लोरीन जुड़ करके बना लेगा सोडियम क्लोराइड NaCl, और बन जाएगा जल। अगर अम्ल भी प्रबल हो, क्षार भी प्रबल हो, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण उदासीन होता है। इसके जलीय विलयन का पीएच मान बिल्कुल 7 होगा। ये ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, क्योंकि दोनों प्रबल है, दोनों एक दूसरे को बराबर उदासीन करेगा। तो कैसा लवण बनेगा? उदासीन लवण बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बनेगा, तो एक अगर प्रबल हो और दूसरा अगर दुर्बल हो, तो लवण में प्रबल वाले का लक्षण देखने मिलेगा। तो प्रबल कौन है? अम्ल ना, तो उस लवण के घोल में अम्लीय गुण देखा जाएगा, और ये लवण हो जाएगा अम्लीय लवण, ये हो जाएगा अम्लीय लवण, और क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है। अगर उल्टा कर देते हैं, दुर्बल अम्ल हो, अगर दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, तो इस बार प्रबल कौन है? इस बार तो प्रबल क्षार है, अम्ल तो दुर्बल हो गया। तो जो लवण बनेगा उसमें प्रबल वाले का लक्षण देखने मिलेगा, मतलब कि क्षार वाला गुण देखने मिलेगा। तो बना हुआ जो लवण होगा वो क्षारीय लवण होगा, वो होगा क्षारीय लवण, और क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर दोनों दुर्बल हो जाए, जैसे दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, तो दोनों दुर्बल है ना, तो दोनों एक दूसरे को बराबर उदासीन करेगा, और बन जाएगा एक बार फिर से उदासीन लवण, बन जाएगा उदासीन लवण और जल। क्या ये बात समझ में आया? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण भी उदासीन होता है, उसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 होगा।
प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ जो लवण होगा वो अम्लीय लवण होगा, और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ लवण होगा वो क्षारीय लवण होगा, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हुआ जो लवण होगा वो होगा उदासीन लवण। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। अम्लराज या एक्वारेजिया, अम्लराज या एक्वारीजिया, एक्वारीजिया क्या होता है? अम्लराज या एक्वारीजिया क्या होता है? ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3, सांद्र HCl अनुपात सांद्र HNO3 लेना है 3:1 के रूप में, यानी कि 3 आयतन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल। हम क्या किए, 3 लीटर ले लिए, इसमें 3 लीटर ले लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 लीटर ले लिए सांद्र नाइट्रिक अम्ल। 3 लीटर लेते हैं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 लीटर लेते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो घोल बनता है, दोनों का जो मिश्रण होता है, मिश्रण वही कहलाता है अम्लराज या एक्वारेजिया। 3 आयतन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को, घोल को क्या कहते हैं? अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है। और ये जो अम्लराज या एक्वारेजिया होता है इसका पावर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसमें सोना चांदी प्लेटिनम सब घुलने लगता है, सोना चांदी प्लेटिनम सब घुलने लगता है। तो कभी कभी चांदी सब के आभूषण को साफ़ करने के लिए गांव घरों में कुछ लोग आते हैं जो एक लिक्विड अपने साथ लेके आते हैं। उसमें जैसे चांदी का पायल बना हुआ है, गले का हार बना हुआ है और कोई भी आभूषण है जो कि थोड़ा काला पड़ गया है, तो उस चांदी के आभूषण को साफ़ करने के लिए वो एक लिक्विड लाते हैं। लिक्विड में उस आभूषण को डुबाते हैं, थोड़ा सा रगड़ देते हैं तो पूरा आभूषण चकाचक हो जाता है, पूरा गंदगी जितना भी ब्लैक कलर जो आ गया था उसमें सब झड़ जाता है। तो वास्तव में उसके पास जो लिक्विड रहता है वो अम्लराज होता है, और अम्लराज में सोना चांदी प्लेटिनम ये सब धीरे धीरे घुलने लगता है, तो ऊपर का लेयर धीरे धीरे घुलने लगेगा। तो जिस चांदी के आभूषण पर जो है वो चांदी का आभूषण जो ब्लैक पड़ रहा था, चांदी ही ऊपर का गलने लगता है। तो ब्लैक कलर तो ख़त्म हो गया, लेकिन चांदी का भी ऊपर का कुछ लेयर गल जाता है जो उसके लिक्विड में चला जाता है। बाद में वो उस लिक्विड से चांदी को प्राप्त कर लेगा और आभूषण वजन में हल्का हो जाता है। ठीक है, इस तरह से साफ नहीं करवाना चाहिए। तो 3 आयतन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। इसमें सोना चांदी प्लेटिनम ये सब धीरे धीरे घुलने लगता है। ये हो गया। एक हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं आज। क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल या रवा जल क्या होता है? क्रिस्टलन जल या रवा जल क्या होता है? ठीक है ना। क्रिस्टलन जल या रवा जल क्या होता है? एक पहले टेबल बना देते हैं। एक तरफ लिखेंगे यौगिक, एक तरफ लिखेंगे अणुसूत्र और एक तरफ लिखेंगे रवा जल, रवा जल या क्रिस्टलन जल। ठीक है ना। कुछ कुछ यौगिक का फॉर्मूला देखते हैं। जैसे एक हम लोग पढ़े थे खाने वाला धोवन सोडा, धोवन सोडा, धोवन सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। फार्मूला हम लोग क्या देखे थे? फार्मूला देखे थे कि Na2CO3 × 10H2O होता है। जिप्सम हम लोग पढ़ चुके हैं, जिप्सम, जिप्सम के बारे में कि फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। तो यहाँ पर हम 2 लवण देख रहे हैं, एक है धोवन सोडा, एक है जिप्सम। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट के 1 अणु के साथ में जल का 10 अणु है। तो ये जल का जो 10 अणु जुड़ा हुआ है ना, यही कहलाता है रवा जल। यहाँ रवा जल का संख्या हो गया 10 और यहाँ रवा जल का संख्या हो गया कितना? 2। किसी भी लवण के 1 अणु के साथ जुड़े जल के अणुओं की संख्या को ही रवा जल या क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे ये लवण है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के 1 अणु के साथ में जल का कितना अणु जुड़ा है? 10। तो ये 10 कहला गया रवा जल, क्रिस्टलन जल।
कैल्शियम सल्फेट के एक अणु के साथ में जल का कितना जुड़ा है? 2। तो हम यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पर कितना रवा जल है? 2 रवा जल है। इस तरह से कुछ और यौगिक का नाम लिख देते हैं। एक होता है नीला कशिश, नीला कशिश, या इसी को नीला थोथा भी कहते हैं। ये नीला रंग का होता है, नीला थोथा। फॉर्मूला होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। तो यहाँ कितना रवा जल? 5 रवा जल। ठीक। 4 नंबर, एक होता है हरा कशिश, हरा कशिश या हरा थोथा। फॉर्मूला होता है FeSO4 फेरस सल्फेट इंटू 7H2O। ये हरा होता है और इसमें रवा जल कितना हो गया? 7 हो गया। 5 नंबर में एक होता है उजला कशिश, उजला कशिश यानी उजला थोथा, नाम है कशिश, उजला कशिश, उजला थोथा। तो ये होता है ZnSO4 जिंक सल्फेट इंटू 7H2O। यहाँ रवा जल कितना हो गया? 7 हो गया। एक होता है इप्सम लवण, इप्सम लवण, और ये होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2O। तो यहाँ पर हो गया रवा जल कितना? 7। इस नीला कशिश को तूतिया भी कहा जाता है, इसी नीला कशिश को तूतिया भी कहा जाता है। ठीक है ना, इस नीला कशिश को तूतिया भी कहा जाता है। ठीक है। किसी भी लवण के एक अणु के साथ जुड़े जल के अणुओं की संख्या को ही उसका रवा जल या क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग को इतना ही पढ़ना था। हमारा ये चैप्टर ऐसे ख़त्म हो चुका है, लेकिन NCERT का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि एक लेक्चर में कंप्लीट होता है NCERT का या फिर 2 लेक्चर लगता है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि अगर 1 घंटा तक के वीडियो में भी बन जाता है तो हम 1 लेक्चर बनाने का कोशिश करेंगे। अगर लगे अगर ज़्यादा है तो फिर उसको हम 2 पार्ट में बांट देंगे। तो मोटा मोटी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से NCERT का क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट होता है, तो NCERT का क्वेश्चन आंसर कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले क्लास में NCERT के क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक मन लगा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।